हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हिंदी पेडोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न क्वेश्चंस हिंदी के हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य वस्तु को कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया है। तो शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य विषय वस्तु को दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य विषय वस्तु को दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो वो है प्याजे के साथ जुड़ी हुई है अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना। तो अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना वो प्याजे के साथ जुड़ी हुई है। प्याजे का कहना है जो बच्चा है वो खुद को केंद्रित रखता है, खुद ही भाषा की संकल्पना तैयार करता है। तो ये प्याजे ने कहा है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। यानी स्वाभाविक से मतलब है अपने आप स्वभाव से होने वाली स्थिति। तो भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण किस में होता है? प्रत्यक्ष विधि में होता है। अगला है, भाषा शिक्षण में भाषा संगठना पर बल देना मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास किस विधि की विशेषता है। तो ये संगठनात्मक विधि की विशेषता है। तो भाषा शिक्षण में भाषा संगठन पर बल देना, मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास करना, ये संगठनात्मक विधि की विशेषताएं हैं। इसको भाष्य विधि भी कहते हैं, सर्वे भाष्य विधि भी कहते हैं संगठनात्मक विधि को। तो भाषा शिक्षण में भाषा संगठना पर बल देना, मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास करना, ये विशेषताएं हैं, वो संगठनात्मक विधि की विशेषताएं हैं। अगला है, भाषा शिक्षण के समय कितने पक्ष सामने आते हैं। तो भाषा शिक्षण के समय 3 पक्ष सामने आते हैं, पठन, लेखन तथा व्याकरण। तो भाषा शिक्षण के समय 3 पक्ष सामने आते हैं। 3 पक्ष हैं, पठन, लेखन, व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यतिरेकी विधि। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? व्यतिरेकी विधि। इसमें 2 भाषाओं का तुलना किया जाता है, इसलिए व्यतिरेकी विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रणाली में रचना शिक्षण एवं गद्य शिक्षण के साथ ही व्याकरण की शिक्षा भी प्रदान कर दी जाती है। तो वो है सहयोग प्रणाली। सहयोग प्रणाली में गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण के साथ ही व्याकरण की शिक्षा भी प्रदान कर दी जाती है सहयोग प्रणाली में। कविता शिक्षण की व्याख्या प्रणाली के भेद कौन कौन से होते हैं। तो कविता शिक्षण की व्याख्या प्रणाली के 3 भेद होते हैं। एक है व्यास प्रणाली, दूसरा है तुलना प्रणाली और तीसरा है समीक्षा प्रणाली। तो कविता शिक्षण की व्याख्या प्रणाली के भेद कौन कौन से हैं? व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन सी कविता शिक्षण की प्रणाली नहीं है। तो ये 3 दे देंगे और इसके अलावा चौथा दे दिया जाएगा। तो व्यास प्रणाली,
तुलना प्रणाली और समीक्षा प्रणाली है वो कविता शिक्षण की व्याख्या प्रणाली के भेद माने जाते हैं। कविता शिक्षण की व्याख्या प्रणाली के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अभी हमने देखा व्यास प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। अगला है शब्दों के अर्थ परिवर्तन के कितने रूप होते हैं? तो शब्दों के अर्थ परिवर्तन के 4 रूप होते हैं। अर्थ उत्कर्ष, अर्थ परिवर्तन। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी रूप होते हैं कि शब्दों के परिवर्तन के 4 रूप होते हैं। अर्थोत्कर्ष, अर्थो परिवर्तन, अर्थ संकोच। अगला है शुद्ध उच्चारण शिक्षण में आवश्यक नहीं है। तो शुद्ध उच्चारण शिक्षण में बोध होना आवश्यक नहीं है। तो शुद्ध उच्चारण शिक्षण में बोध होना आवश्यक नहीं है। कैसे? जैसे आपने कोई शब्द पहली बार सुना हो, जैसे कोई लंबा सा शब्द आपने पहली बार सुना हो, जैसे भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम आपने पहली बार शब्द सुना है, इससे पहले आपको ज्ञात नहीं था कि भरतनाट्यम भी कोई शब्द होता है। आपको पता नहीं था कि भरतनाट्यम भी कोई शब्द होता है और आपने पहली बार सुना है। तो क्या आप पहली बार जब उच्चारण करेंगे तो क्या अशुद्ध करेंगे? नहीं, आप शुद्ध उच्चारण करेंगे भरतनाट्यम। आपको कोई जब कहेगा भरतनाट्यम शब्द बोलो तो आप फटाक से आप शुद्ध शब्द बोलेंगे भरतनाट्यम। तो आप शुद्ध उच्चारण शिक्षण में आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार बोध होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में ललित साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित है। तो भाषा शिक्षण में ललित साहित्य के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? ज्ञानात्मक, सौंदर्य, ज्ञानात्मक, सौंदर्य बोधात्मक और विवेचनात्मक। यानी ज्ञान भी और सौंदर्य भी और विवेचना भी ये ललित साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। लिपि है वो लिपि ललित साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। तो ज्ञानात्मक, सौंदर्य बोधात्मक तथा विवेचनात्मक ये तीनों ही भाषा शिक्षण में ललित साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अगला है पामर ने भाषा सीखने को अध्ययन आत्मक शक्ति किसे कहा है? तो अध्ययन आत्म शक्ति किसे कहा है? पामर ने भाषा सीखने के लिए कौशलों को सीखना और कौशलों के रूपों को सीखना। पामर ने भाषा सीखने को अध्ययन आत्मक शक्ति कहा है कि कौशल सीखना और भाषा के जो रूप है उन्हें सीखना ही पामर ने भाषा सीखने को अध्ययन आत्मक शक्ति कहा है। तो कौशल और कौशल के रूपों, भाषा के रूपों पर बल दिया है पामर ने और इसे ही अध्ययनात्मक आत्म शक्ति कहा है। अगला है विद्यालय शिक्षा में सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया था। तो त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन है वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल 1956 द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो विद्यालय शिक्षा में सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन है वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल 1956 में प्रतिपादित किया गया था। अगला है किन प्रकार के प्रश्नों को कक्षा शिक्षण के प्राण भी कहा जाता है? यानी कक्षा शिक्षण के प्राण किस प्रकार के प्रश्नों को कहा जाता है? तो अति लघुरात्मक प्रश्नों को, अति लघुरात्मक प्रश्नों को कक्षा शिक्षण के प्राण भी कहा जाता है। अगला है सहभाषण की कला विचक्षण बुद्धि प्रदान करती है। विचक्षण बुद्धि अर्थात 13वीं बुद्धि प्रदान करती है। और लेखन की कला मानव की विचार अभिव्यक्ति को निश्चित दिशा प्रदान करती है। ये परिभाषा किसकी है? बेकन की परिभाषा है ये। बेकन ने क्या कहा है कि सहभाषण की कला
विचक्षण बुद्धि प्रदान करती है और लेखन की कला मानव की विचार अभिव्यक्ति को निश्चित दिशा प्रदान करती है। यह कथन या परिभाषा है वो बेकन की है। अगला है अभिकर्मित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है। ये क्रम तो अभिकर्मित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। परिभाषा है ये अभिकर्मित अनुदेशन की परिभाषा किसकी है? जेम्स एस्पीच व विरल विलियम्स। तो अभिकर्मित अनुदेशन अनुभवों का एक नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। परिभाषा है जेम्स एस्पीच तथा विरल विलियम्स की। तो आपको उद्दीपक अनुक्रिया संबंध यह शब्द आपको याद रखना है। परिभाषा है अभिकर्मित अनुदेशन की ये जेम्स एस्पीच व विरल विलियम्स की। अगली परिभाषा देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर निश्चित व्यवहारों को उसमें विकसित कर लिया जाता है। परिभाषा है अभिकर्मित अनुदेशन की परिभाषा है कोरे की। तो अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित करके निश्चित व्यवहारों को विकसित कर लिया जाता है। ये परिभाषा है कोरे की। तो वातावरण को सुव्यवस्थित कर निश्चित व्यवहारों को विकसित कर लेना ही अभिकर्मित अनुदेशन है। ये परिभाषा कोरे की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम के स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी घटक माना जाता है पुनः केंद्रण। तो अधिगम के स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी घटक पुनः केंद्रण माना जाता है। पुनः केंद्रण क्या होता है इसका परिभाषा हम अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेनेटिका योजना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वेनेटिका योजना के प्रवर्तक है वो कार्ल ट्रन वॉसब्रन माने जाते हैं। कार्ल ट्रन वॉसब्रन। तो वेनेटिका योजना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वेनेटिका योजना के प्रवर्तक हैं वो कार्ल ट्रन वॉसब्रन माने जाते हैं। एक ही शब्द है ये, कार्ल ट्रन वॉसब्रन माने जाते हैं वेनेटिका योजना के प्रवर्तक। अगला है, किस योजना प्रणाली में भाषा की शिक्षा के साथ साथ खेल व संगीत की शिक्षा भी दे दी जाती है? इस योजना में क्या होता है कि सुबह से शाम तक भाषा सिखाई जाती है, फिर शाम को खेल व संगीत की शिक्षा भी दे दी जाती है। तो यह है डेक्रोली शिक्षा प्रणाली। डेक्रोली शिक्षा प्रणाली है ये, जिसमें भाषा की शिक्षा के साथ साथ संगीत एवं खेल की शिक्षा भी दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन, डेक्रोली शिक्षा प्रणाली का उपयोग किस स्तर के बालकों के लिए किया जाता है? तो डेक्रोली शिक्षा प्रणाली का उपयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। डेक्रोली शिक्षा प्रणाली का उपयोग है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
व्याकरण पाठ योजना का निर्माण की प्रक्रिया। तो व्याकरण पाठ योजना के निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे व्याकरण पाठ योजना का निर्माण होता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना होती है। व्याकरण पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले प्रस्तावना बनाई जाती है, अर्थात विभिन्न उद्देश्यों क्वेश्चंस ये लेकर पाठ शुरू करने से पहले विभिन्न क्वेश्चंस उद्देश्य ये निर्धारित करने होते हैं, जिन्हें हम प्रस्तावना कहते हैं। मतलब विभिन्न क्वेश्चन से संबंधित तथ्य जो भी हैं वो एकत्रित करने होते हैं, उन्हें प्रस्तावना कहते हैं। उसके बाद उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। तो प्रस्तावना पाठ योजना से पहले ही बना ली जाती है, उद्देश्य भी पाठ पढ़ाने से पहले ही बना ली जाती है। तो उद्देश्य होता है। उसके बाद जब पाठ का क्रियान्वयन शुरू किया जाता है तब प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके बाद नियमीकरण या सामान्यीकरण किया जाता है कि यह सभी बालकों पर नियम है वो सही बैठते हैं या नहीं, या सभी पर सामान्यीकरण हो पाया है या नहीं, ये देखा जाता है। फिर प्रयोग किया जाता है कि यह तो देख लिया कि नियमीकरण या सभी पर सामान्यीकरण सही है या नहीं, ये जांचने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रयोग करने के बाद हम पुनरावृत्ति भी देखते हैं कि हमने प्रयोग तो कर लिया है कि ऐसे बालकों ने ऐसे सीखा है, इस बालकों ने इतना सीखा है। पुनरावृत्ति करके ये पता लगाया जाता है कि यह फिर से जो सिखा रहे हैं वो ग्रहण कर पाने में सक्षम है या नहीं। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। पुनरावृत्ति प्रश्न करने के बाद गृह कार्य दे दिया जाता है, जिससे उसके विचारों को विस्तार मिलता है, भाषा को विस्तार मिलता है गृह कार्य देने के बाद। इस प्रकार पाठ योजना निर्माण करने में क्या क्या होता है, पहले प्रस्तावना बनाई जाती है, अर्थात विभिन्न क्वेश्चंस, डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस हैं उस पाठ योजना से संबंधित वो तैयार किए जाते हैं। फिर उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि पाठ योजना कैसे बनानी है, कब बनानी है, किस प्रकार से यूज करनी है। फिर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। पाठ योजना जो भी व्याकरण पाठ योजना है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है छात्रों के सामने। फिर छात्रों को प्रस्तुतिकरण करने के बाद नियमीकरण और सामान्यीकरण किया जाता है कि इससे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, कितना सीखा वगैरह। और उसके बाद प्रयोग किया जाता है कि जो भी सीखा है क्या वो उसके लिए वो उस छात्रों पर प्रभाव डाल पाया है या नहीं, प्रयोग करके ही पता चलता है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं और लास्ट में गृह कार्य दे दिया जाता है। तो यह है व्याकरण पाठ योजना का निर्माण। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रतिपादक हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उससे संबंधित जो परीक्षण होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो प्रकार हैं आदि, जो प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो प्रकार दिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार बताए हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया है, वो है उसके प्रतिपादक होरासमैन। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रतिपादक होरासमैन। किस मनोवैज्ञानिक ने लेखन कौशल को पठन कौशल से पहले स्थान दिया है। तो मारिया मोंटेसरी ने कहा है कि पठन कौशल से पहले लेखन कौशल होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी है वो लेखन करते समय ही पढ़ लेते हैं, इसलिए पठन कौशल पहले करने की आवश्यकता नहीं है। ये मारिया मोंटेसरी का कहना है। नाटक पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। तो नाटक पाठ योजना में जो प्रस्तुतिकरण होता है वो कैसे किया जाता है। तो नाटक पाठ योजना में जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसमें सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाता है। नाटक पाठ योजना में सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाता है अध्यापक के द्वारा। आदर्श वाचन करने के बाद अनुकरण वाचन किया जाता है छात्रों के द्वारा। फिर अशुद्धि संशोधन की जाती है कि जो आदर्श वाचन किया गया है उसका छात्रों ने जो अनुकरण वाचन किया है उसमें छात्रों ने किस प्रकार से वाचन किया है, शुद्धि अशुद्धि का पता लगाया जाता है। उसके बाद बोध प्रश्न किए जाते हैं। बोध प्रश्न के बाद विस्तृत व्याख्या की जाती है।
फिर भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न भी किए जाते हैं। तो नाटक पाठ योजना में सबसे पहले आदर्श वाचन, आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन करने के बाद अशुद्धि संशोधन किया जाता है, अशुद्धि संशोधन के बाद बोध प्रश्न किए जाते हैं, बोध प्रश्न के बाद विस्तृत व्याख्या की जाती है, फिर भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न किए जाते हैं नाटक पाठ योजना में। तो इस प्रकार नाटक पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध उच्चारण व वाचन को महत्व दिया जाता है विनेटिका योजना में। तो शुद्ध उच्चारण व वाचन को महत्व किस में दिया जाता है? विनेटिका योजना में। ये विनेटिका नहीं है, विनेटिका है। तो शुद्ध उच्चारण व वाचन को कम महत्व दिया जाता है, कम महत्व दिया जाता है विनेटिका योजना में। तो शुद्ध उच्चारण व वाचन को तो कम महत्व दिया जाता है ना। यही इसका एक ये दोष है कि विनेटिका योजना में लेखन पद्धति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि शुद्ध उच्चारण व वाचन कौशल में कम ध्यान दिया जाता है, जबकि लेखन कौशल पर विनेटिका पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध उच्चारण व वाचन की कमी वो विनेटिका योजना का एक दोष है। अब विनेटिका योजना क्या है देखते हैं कि किसी योजना में बालक को पहले लिखना सिखाया जाता है, फिर बोलना सिखाया जाता है। इस प्रकार ये विनेटिका योजना है। इसमें शुद्ध उच्चारण पर कम ध्यान दिया जाता है, ये इसका दोष है। और वाचन में भी कम ध्यान दिया जाता है, जबकि लिखने में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और फिर बोलना सिखाया जाता है, ये इसका दोष है। क्योंकि सबसे पहले बोलना सिखाना चाहिए, फिर लिखना सिखाना चाहिए, तब इसका ये दोष नहीं माना जाता। लेकिन इसमें ये दोष है कि पहले इसमें तो लिखना सिखा दिया जाता है, फिर बोलना सिखा दिया जाता है। इस प्रकार छात्र हैं वो लिखने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बोलने पर कम ध्यान देते हैं, कम रुचि रखते हैं। इस प्रकार विनेटिका योजना का ये दोष है कि इसमें बोलने पर, वाचन कौशल में और शुद्ध उच्चारण पर कम ध्यान दिया जाता है, लेखन कौशल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेखन कौशल के बाद ही बोलना सिखाया जाता है विनेटिका योजना में। अगला क्वेश्चन है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने की योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा प्राय किसी कार्य को हृदय से करना है। खेल की ये परिभाषा किसने दी है? हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा प्राय किसी कार्य को हृदय से करना। ये परिभाषा हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दी है। खेल की परिभाषा ये किसने दी है? हेनरी वेल्ड कुक ने कहा है कि जो वास्तव में जो खेल है वो हृदय से किसी कार्य को करना ही खेल है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो ये तो थे हिंदी शिक्षण शास्त्र के विभिन्न क्वेश्चंस। नमस्कार।